नमस्ते साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता। और इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है अभिक्रिया की कोटि। तो एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता और कोटि में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले हम अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होती है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे और दोनों को पढ़ने के बाद दोनों का अंतर कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी और लेकर रेडियो। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता या इस अणुसंख्यता को हम क्या बोलते हैं, आणविकता। अभिक्रिया की अणुसंख्यता या अभिक्रिया की आणविकता। बड़ा सिंपल सी बात है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल संख्या को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक लगे उनकी बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कहते हैं। किसी भी जब अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर एक शब्द आप समझना, एक तो आपको सुनने को मिलेगा प्राथमिक अभिक्रिया। क्या शब्द सुनने को मिलेगा? प्राथमिक अभिक्रिया। और एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा जटिल अभिक्रिया। क्या लिखा है? जटिल अभिक्रिया। एक शब्द लिखा मैंने प्राथमिक अभिक्रिया, दूसरा जटिल अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया बेटा वे अभिक्रियाएं होती है जो एक ही पद में संपन्न होती है, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट है। और यदि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया। तो ये जो अणुसंख्यता ज्ञात की जाती है या आणविकता ज्ञात की जाती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात की जाती है? प्राथमिक अभिक्रिया के आधार पे। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्राथमिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न होती है, जटिल अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो चलो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बात करें कि किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। कहिए किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। अब इसको समझना चाहें तो इसके हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ NH4NO2। क्या लिखा है? NH4NO2। तो इससे क्या बनता है आपका N2 + 2H2। एक रिएक्शन लिखी मैंने H2 + I2। तो क्या बन गया? 2HI। एक को लिखते हम 2NO + O2 से 2NO2 बन गया। अगर आप इन अभिक्रियाओं को गौर से देखें तो यहाँ से कुछ अच्छे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। अब इन तीनों अभिक्रिया के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इन अभिक्रिया की आणविकता बताइए
अणुसंख्यता बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो समझो गौर से। सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करें कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया है अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता। तो किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब वह अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न हो। प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब जो अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो। तो किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अर्थात यहाँ उत्पाद से कोई लेन देन नहीं है। आपको इधर उत्पाद को देखना ही नहीं है, हमें केवल किसको देखना है? केवल अभिकारक को। तो अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को। अब बताओ इस अभिक्रिया में NH4NO2 का कितना अणु है? एक ही है, इतना बड़ा एक ही अणु है, NH4NO2 एक ही अणु है। तो इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता कितनी होगी? एक होगी। अब देखो इस अभिक्रिया में H2 का एक अणु और I2 का एक अणु, एक अणु इसका भाग ले रहा है और एक अणु इसका भाग ले रहा है। तो कुल अणु कितने हो गए अभिकारक के? 2। तो इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखो इस अभिक्रिया में इस NO का कितना अणु भाग ले रहा है? 1। O2 का कितना अणु भाग ले रहा है? 1। तो 2 तो इसका हो गया और 1 इसका हो गया। तो कुल अणु कितने हो गए? 3। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम वाली बात। तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता की बात की तो NH4NO2 वाली अभिक्रिया थी, इसकी आणविकता या अणुसंख्यता 1 होगी। H2 + I2 इसकी अणुसंख्यता 2 हो गई। NO की बात करें, NO + O2 से 2NO2 बनाया तो इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी आपकी? 3 होगी, क्योंकि 2 1 3। अब यहाँ से ध्यान रखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता या आणविकता होती है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब समझना, यहाँ संख्या 3 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन 3 से जो आणविकता या अणुसंख्यता का मतलब होता है कि इन अभिकारक होंगे, इन अभिकारक अणुओं में टक्कर होगी और टक्कर होने से ये उत्पाद में परिवर्तित होंगे। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, टक्कर सिद्धांत भी आएगा। तो अभिकारक अणुओं में आपस में क्या होती है? डिशम होती है, टक्कर होती है, जिससे वो किस में कन्वर्ट होते हैं? उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उनमें टक्कर प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। सीधी बात है कि ज़्यादा हो जाएंगे तो डिशम ढंग से नहीं लगेंगे। तो अणुओं की संख्या ज़्यादा होने से उनमें टक्कर ढंग से नहीं हो पाते, इसलिए नॉर्मली अभिक्रिया की अणुसंख्या कितनी मानी जाती है? 3 से अधिक हम नहीं मानते। तो एक लाइन हम यहाँ से चाहे तो ये लाइन लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता 3 से अधिक, किसी अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता 3 से अधिक संभव नहीं है। किसी अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता 3 से अधिक संभव नहीं है, क्योंकि अभिकारकों में परस्पर टक्करों की संख्या कम हो जाती है। अभिकारकों में परस्पर टक्करों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे उत्पाद नहीं बनता है। जिससे क्या नहीं बनता? उत्पाद नहीं बनता है। और एक शॉर्ट में यहाँ लिख दूँ, कहीं भूल जाओगे आप कि प्राथमिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, और एक शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर, जटिल अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो एक ही पद में क्या होती है? संपन्न होती हो। वह अभिक्रिया जो एक ही पद में क्या हो? संपन्न होती हो। जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न, एक से अधिक पदों में संपन्न होती हो। तो बात करें प्राथमिक अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, और जटिल अभिक्रिया, जटिल नाम से क्लियर है कि एक पद में संपन्न नहीं होगी, ज़्यादा पदों में होगी, हार्ड होगी, तो उसको हमने क्या नाम दिया? जटिल अभिक्रिया। तो उम्मीद है ये सिंपल सा टॉपिक है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता। अब सुनना भी,
अभी हम अभिक्रिया की कोटि या अणुसंख्यता की वो कोटि की बात करेंगे, फिर इनमें अंतर की बात करेंगे। सबसे पहली बात, अभिक्रिया की अणुसंख्यता अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं, अर्थात ये इनका सैद्धांतिक मान होता है। दूसरी बात, अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता जो आणविकता होती है वो सदैव पूर्णांक में होगी, जैसे 1 2 3। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कभी जीरो नहीं हो सकती। जीरो का मतलब यहाँ जीरो का तो उत्पाद कहाँ से बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो अंतर करते समय अपने लिए काम में आएंगे। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करें। आप इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। देखो यहाँ पे समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, अभिक्रिया की कोटि। इस कोटि को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हमें क्या ज्ञात करनी हो अभिक्रिया की कोटि, तो हमें अभिक्रिया की क्रियाविधि आनी चाहिए, उसकी मैकेनिज्म आनी चाहिए। उसके बिना अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने में प्रॉब्लम होगी। मैं लिख तो दूंगा यहाँ पे, लेकिन आपके थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। तो अब हम बात करें कि अभिक्रिया की कोटि। एक समझते एक एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न है। देख रहे हैं यहाँ पे अभिक्रिया लिख रहा हूँ मैं, N2O5। N2O5 के में कितने अणु लिए? 2। तो इससे जो उत्पाद बनता है वो बनता है 4NO2 + O2। ये एक रिएक्शन लिखी है मैंने। क्या लिखा? 2N2O5 बना क्या? 4NO2 + O2। अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई है। क्रियाविधि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपका N2O5 होता है, वो टूटता है किसमें? N2O3 + साथ में क्या बन गया? O2। फिर क्या होता है, वापिस से ये N2O3 टूटेगा, ये बनाएगा NO + NO2। अब आपका ये जो NO है, यहाँ जो NO बना है वो NO इस N2O5 के दूसरे अणु के साथ भी क्रिया करेगा। एक और अणु, क्योंकि 2 अणु लिए हैं तो N2O5। तो यहाँ बनता है आपका 3NO2 + O2। 3NO2 बनेगा। क्या बनेगा? 3NO2। कुल आप रिएक्शन चेक कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। अब देखो, पहले N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पहले बात तो आपकी ये कन्फ्यूजन है कि इसका नाम क्या है। तो 2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से क्या बना? 4NO2 + O2। ये बन गया। इसकी क्रियाविधि को समझा तो सबसे पहले क्या था, N2O5 किस में टूटा? N2O3 में। फिर N2O3 किस में टूट गया? NO + NO2। और ये NO है वो N2O5 के साथ क्रिया करके 3NO2 बना लिया। अगर आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, आपने 11th में रेडॉक्स वाले में चैप्टर में पढ़ा होगा कि रिएक्शन को किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। अब देखो कि इससे ये काटा, यहाँ से ये कटा। अब देखो इधर केवल क्या बचा? 2N2O5, इधर 3NO2 और 1 NO2 ये, तो कुल NO2 कितने हो गए? 4 + O2। ये इक्वेशन आई नहीं आई, ऊपर वाली आ गई। अब समझना जो बात मैं बता रहा हूँ कि ये अभिक्रिया की क्रियाविधि है। और इन तीनों पद को अगर आप गौर से देखोगे तो ये पद तो एकदम मंद गति से संपन्न होता है, और ये जो दोनों पद है वो तीव्र गति से, कौन सी गति से? तीव्र गति से संपन्न होते हैं। अब सुनो कि अगर आपसे कहा जाए कि इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कितनी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ देखोगे कि अभिकारक के कितने अणु हैं? 2। तो इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी हो गई? 2 हो गई। कोटि की बात नहीं कर रहा हूँ, अणुसंख्यता या आणविकता की बात कर रहा हूँ कि इस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे? 2 ले रहे हैं, तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 हो गई। लेकिन जब हम इस अभिक्रिया के किसकी बात करें? अभिक्रिया की कोटि की बात करें,
किसकी बात करें? अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मैं पहले एक बार परिभाषा लिख देता हूँ, फिर इसी से हम समझ लेंगे। परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, क्या लिखा हमने? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो उससे अभिक्रिया की कोटि या उससे ऑर्डर बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब आप इस परिभाषा में कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले समझो क्या लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में। आप कहोगे सर ये वेग निर्धारक पद क्या हो गया? तो समझना कि जब किसी अभिक्रिया की आप क्रियाविधि लिखते हो तो वो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। जैसे ये कितने पदों में संपन्न हुई है? 1, 2, 3। इन तीनों पदों के अंदर जो सबसे मंद गति से संपन्न होता है वो पद कहलाता है वेग निर्धारक पद। तो इन तीनों में सबसे मंद गति से कौन सा पद संपन्न हुआ? ये। और इसमें कितना अणु भाग ले रहा है? तो इसमें केवल कितना अणु भाग ले रहा है? 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1 होगी। जबकि दिखने में अणुसंख्यता कितनी होती है? 200 लेना। अणुसंख्यता केवल आप अभिक्रिया को देख के बता सकते हो। अभिक्रिया की कोटि के लिए या तो आपका वेग समीकरण आपको पता होना चाहिए, अभी बताऊंगा वेग समीकरण क्या है, या अभिक्रिया की क्रियाविधि आनी चाहिए, और उस अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो सबसे मंद गति से जो पद संपन्न होता है, जो सबसे मंद गति से पद संपन्न होता है, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं या कितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, वो कहलाएगी अभिक्रिया की कोटि। तो परिभाषा क्या थी? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब आप में से कोई बच्चा ये पूछेगा सर ये मंद गति वाला पद कौन सा होगा, तीव्र गति का? बेटा इसके लिए तो हमें वो क्रियाविधि आएगी तभी हम उसको समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल समझाया था, इसका मतलब बात क्लियर है कि कोटि को, अभिक्रिया की कोटि को जब हम बात करें तो अभिक्रिया की कोटि हम देख कर नहीं बता सकते, हमें उसकी क्रियाविधि आनी चाहिए। क्रियाविधि में कौन सा पद जो सबसे मंद गति से संपन्न हो, उसमें जितने अणु भाग लेंगे वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आजकल बुक में इसके अलावा एक चेंजिंग करके लिखा हुआ है कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की घातों का योग को भी आप अभिक्रिया की कोटि कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन भी मैं आपकी यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको ये इजीली माइंड में बात बैठ जाए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्या लिखा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग लिख रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर कर लेना कि परिभाषा क्या लिखी है, दूसरी दोनों में से जो परिभाषा आप लिख के आओ वो सही है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्या वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया H2 प्लस Cl2 HNu 2HCl। क्या लिखा? H2 प्लस Cl2 HNu 2HCl। अब समझो बेटा, अगर आपसे इस अभिक्रिया में पूछा जाए
कि अभिक्रिया की क्या बोलते हैं कि अगर आपसे अभिक्रिया की अणुसंख्यता और कोटि की बात कर लेते हैं तो एक तो ये लिख दूं मैं अणु संख्यता और एक लिख दिया आपको कोटि। तो इस अभिक्रिया में देखो अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक और एक दो। तो इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन विशेष बात है कि इस अभिक्रिया की कोटि, मैंने कहा जब तक आपको क्रिया विधि नहीं आएगी तब तो व्यवस्था नहीं बने, तो इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब 0 कैसे होती है वो अभी हम इस टॉपिक के बाद 0 कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, वहाँ समझे देखना। यदि कोई भी अभिक्रिया यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, यदि कोई भी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो वो अभिक्रिया 0 कोटि की कहलाती है। जब 0 कोटि पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 COOH। ये क्या लिखा मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसको हम एसिटिक इसमें कन्वर्ट करें, CH3 C+O2O C2H5। जल के साथ क्रिया करवा दी तो यहाँ पर जो आपको उत्पाद बनता है वो ये बनता है CH3 COOH प्लस C2H5OH। अब देखो इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक है, 2 है, लेकिन इसकी अणुसंख्यता तो 2 होती है। लेकिन जब हम इसकी कोटि की बात करें तो कोटि कितनी होती है, 1 होती है। अब ये मैंने पहले कह दिया कि कोटि कभी भी देख कर नहीं बता सकते। कोटि के लिए हमें अभिक्रिया की क्रिया विधि आनी चाहिए, उसका वेग समीकरण हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात और आपको यही बता दूंगा, जैसे ये था क्लियर हो गया कि इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन कोटि की बात करें तो कोटि कितनी होगी इसकी, केवल 1। ये भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे नोट कर लें चाहे तो, कि 2N2O5 से क्या बन गया, 4NO2 प्लस O2 से इसकी कोटि कितनी, 2, अणुसंख्यता इसकी 1 होती है। जरूरी नहीं है जितनी अणुसंख्यता हो उतनी कोटि हो भी सकती है, उससे कम भी हो सकती है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर आपको वेग समीकरण लिखना होता है, वेग समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है, अभिक्रिया का वेग r बराबर उसका वेग नियतांक किया जाएगा। अब देखो कितनी कोटि की अभिक्रिया है, 0 कोटि। तो जो अभिकारकों की जो सक्रिय सांद्रता होती है उनकी घाट भी कितनी होगी, 0। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होगा, r बराबर KH2Cl2। इनकी घातों का योग कितना होगा, 0। अब देखो इसके लिए अगर आप बात करें तो इसकी कोटि कितनी है, 1। तो ये इस पर निर्भर करते केवल इस पद पे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, r बराबर CH3COOC2H5। हाँ बेटा, अगर इसका आप नाम जानते हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। अगर इस कंपाउंड CH3C+OOC2H5, अगर इस कंपाउंड का नाम जानते हो, चैप्टर की शुरुआत में भी ये मैंने रिएक्शन आपको लिखवाई थी, तो अगर इसका नाम जानते हो तो बता दीजिए जल्दी से कमेंट्स में। तो क्या हो जाएगा, इसको कोष्टक में बंद कर दिया, इसमें पावर कितनी, 1। अब देखो किसी के ऊपर पावर 0 होती है, उसका मतलब उसका मान 1 होता है, तो उसको लिखो ना लिखो बात एक है। चाहो तो आप H2 को लिखना चाहो तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं H2 कितना 1। अगर इसके लिए वेग समीकरण, ये क्या लिख रहे हैं हम, वेग समीकरण इन अभिक्रियाओं के लिए, तो इसके लिए क्या आएगा, r बराबर KN2O5। तो देखना इन वेग समीकरण में जो घातों का योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अभिक्रिया। और ये अलग से याद कर लेना, N2O5 की क्रिया विधि और ये रिएक्शन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चन अपना आता है कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता प्लस अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए। आपका स्क्रीनशॉट हो गया था, अब इसको मिटा देते फिर आगे बात करते हैं। तो एक बार इसको अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा समझने के लिए, और फिर से मैंने कह दी कि अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए इस टॉपिक को हम डिटेल से भी आगे पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा अपने कुछ 5-7 एग्जाम्पल है जिनकी कोटि हम ऐसे भी इजीली याद कर सकते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मेन जो टॉपिक और जो मेन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो ये अंतर वाले क्वेश्चन बनते हैं अपनी बुक में कुछ ही है, और जहाँ से
काफ़ी क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अंतर वाले। तो ये पूरी बुक में 15-20 अंतर बनते हैं, जहाँ से एक दो अंतर हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद करें, जिससे आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो आगे हम बात करें इसके बारे में, तो हम बात करेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता और अणु संकेतता में अंतर। अब देखो क्वेश्चन ये है कि क्या अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट करें। क्या लिखा है? अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करें। तो सीधा सीधा क्या है, जब भी अंतर करना होता है तो बीच में एक लाइन डिवाइडेड कीजिए, सीधी सी बात है। एक तरफ हमने क्या लिख दिया, आणविकता, और एक तरफ हमने क्या लिख दी, कोटि। अब समझो, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। और कोटि की बात करें तो किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता की जो घात होती है, उसके घात लगी होती है, उसका योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो इसके लिए तो अगर आप लिखना चाहो तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या होती है। आणविकता क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया की आणविकता का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और कोटि की बात करें तो अभिक्रिया वेग समीकरण में, इसके लिए क्या लिख सकते हो आप कि अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योग होती है। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो नॉर्मल एक था, थोड़ा सा मैंने इसका, अब देखो सीधी बात है, आणविकता को आप अभिक्रिया देख के बता सकते हो, अर्थात ये कैसा मान होता है, ये सैद्धांतिक मान होता है। तो आणविकता एक कैसा मान है, यह कैसा मान होती है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। और ये कैसा मान होगा बेटा, यह एक प्रायोगिक मान होता है। कोई अभिक्रिया ऐसे तो संपन्न हो नहीं सकती जिसमें अभिकारक ना हो। तो कभी भी अणुसंकेतता का मान 0 नहीं होता। और कोटि अभी भी मैंने बात 0 लिखवाई थी एक की, तो यहाँ लिख सकते हो कि इसका मान 0 नहीं हो सकता, इसका मान 0 नहीं हो सकता है। और 1 2 3 तो हो सकता है, लेकिन इसका मान 0 भी हो सकता है, कोटि का मान। तो इसका मतलब कोटि का मान 0 भी हो सकता है। इसके अलावा आणविकता का मान सदैव पूर्णांक में होता है। पूर्णांक का मतलब 1 2 3, ठीक है। जबकि आपकी जो कोटि होती है वो पूर्णांक के साथ भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब 1.5, 2.5, पौने 3, 1/2 बोलते हो, धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका मान हमेशा पूर्णांक में होता है। आणविकता की बात करें, इसका मान हमेशा पूर्णांक में होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका मान पूर्णांक एवं भिन्नात्मक
दोनों में हो सकता है। इसका मान पूर्णांक एवं भिन्नात्मक दोनों में हो सकता है। एक बात और करते हैं, वैसे बेटा अंतर के लिए 4 बिंदु बहुत है। और भी बात करें कि आणविकता ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया की क्रिया विधि की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कोटि ज्ञात करनी है तो आपको अभिक्रिया की क्रिया विधि का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि लास्ट में ये अभिक्रिया की क्रिया विधि निर्धारित नहीं करती है। यह है अभिक्रिया की क्रिया विधि निर्धारित नहीं करती, और इस ये तो ज्ञात करने के लिए हमें क्रिया विधि मैकेनिज्म आना ज़रूरी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह है अभिक्रिया की क्रिया विधि को निर्धारित करता है। और चाहे ये आणविकता है वो हम एक पद में बता सकते हैं, जबकि कोटि के लिए संपूर्ण क्रिया विधि की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की आणविकता या क्या हो सकते हैं, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो अभिक्रिया की आणविकता के लिए तो सीधी बात है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयन अर्थात अभिकारकों की संख्या होती है आणविकता, और ये अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाती है, कोटि। जो आपका आणविकता होती है वो एक कैसा मान है, सैद्धांतिक मान होता है, और कोटि कैसा मान है, प्रायोगिक मान है। सबसे विशेष बात, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती और कोटि शून्य भी हो सकती है, इसका मान शून्य भी आ सकता है। और इसका मान हमेशा किस में होता है, पूर्णांक में, और इसका मान हमेशा पूर्णांक एवं भिन्नात्मक दोनों होते हैं। तो ये 3-4 मैंने अंतर लिख दिए, ये अंतर सफिशिएंट है। तो आज की इस क्लास के पहले चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करें। स्क्रीनशॉट हो गया। अब जब हम बात करें कि आज की इस क्लास में हमने अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हम बात की। अब कल की जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, और शून्य कोटि क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, जहाँ से अपने सिलेबस के अंदर शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों में से, शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों है, दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में अल्टरनेट पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा कल की क्लास का वेट करते रहिए, और इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त हम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।